तो सेकंड वन जो था वो कभी भी इतना अच्छा नहीं लगा जितना फर्स्ट वन पसंद था, तो वो उसको उसकी भी मेमोरीज इस लैंड से रिलेटेड है जिनको वो रिकॉल कर रहा है. Now, to look at the mountain slope grown up with tall trees, many of them big enough to have sawed into lumber at the mill. अब वो क्या देख रहे हैं, माउंटेन स्लोप पे जो टॉल ट्रीज हैं उनको देख रहे हैं जिनमें बहुत सारे जो है उनको कट कर दिया गया है डिफॉरेस्टेशन की वजह से. और सॉ का मीनिंग होता है कट विद अ सॉ, राइट. एंड लंबर मींस वुडन प्लांट्स. वुडन प्लांट्स जैसे कभी वुड को कट किया जाता है या ट्रीज को कट किया जाता है तो उनके फिर वुडन प्लांट्स में फर्दर कटिंग होती है ना, जिसके बाद उनको इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में लेके जाते हैं यूज करने के लिए. तो लंबर का मतलब होता है वुडन प्लांट्स. इसके बाद इनको शेप किया जाता है. तो इट वाज हार्ड टू बिलीव दैट माय फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप एंड हैड फार्म्ड इट फॉर मेनी इयर्स. तो उसके लिए मुश्किल हो रहा है इस बात को बिलीव करना कि इतनी हार्ड फिजिकल एफर्ट जो है वो उसके पेरेंट्स ने किए जब वो इस स्टेज पर हैं. और उसको उसके लिए ये बिलीव करना डिफिकल्ट है कि उन्होंने इस लैंड को इतना टाइम फॉर्म किया था इन द पास्ट. For many years of the trees were 60 feet tall and wild vines had netted their tops together. अच्छा, जितने हम लोगों ने कल ये बात डिस्कस की थी जब हम ट्रीज की एक फीचर को डिस्कस कर रहे थे, तो आई टोल्ड यू कि ट्रीज जितने ज्यादा एजेड होते हैं उनकी स्टेम, उनकी रूट्स उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं. तो व्हाट जस्ट इज सेइंग कि many of the trees were 60 feet tall and wide vines. So vines mean climbing plants. उर्दू में जो जिनको बेलें कहते हैं, अगर आपके घर में कभी कोई बेल लगी हुई हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनके इर्द गिर्द जो भी चीज, जो भी ऑब्जेक्ट उनको नजर आता है वो उसके साथ उसको क्लेंच करके उसके साथ साथ ग्रो करना शुरू हो जाती है, उसी की शेप में ग्रो करना शुरू हो जाती है. और अगर कोई और ऑब्जेक्ट उनको नजर नहीं आता तो वो फिर ग्राउंड को क्लेंच करती हैं, ग्राउंड के साथ ग्रो करने लगती हैं. तो उनकी स्टेम जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती. वाइन्स को कहते हैं बेल. बेलें जो होती है ना प्लांट्स की एक टाइप है. तो वाइन्स जो थी वहां पर उस माउंटेन पे लगी हुई वो इतनी ज्यादा ओल्ड थी, इतनी पुरानी लगी हुई थी, काफी टाइम से लगी हुई थी, that they had mated their tops together. Mated means weaved, interconnected. वीव का उर्दू में मीनिंग होता है बुनना. जैसे बुनना होता है ना, जैसे अगर आप क्लॉथ के पीस को देखते हैं तो वहां पर थ्रेड्स जो होते हैं they are always interwoven together to make a cloth, right? तो इसी तरह mated का मतलब होता है interconnected. तो वो इतनी ज्यादा ओवरग्रोन थी कि because of lack of space की कमी की वजह से वो आपस में उलझने लगी. ठीक है. Coming towards the next paragraph, and just he almost whispered, the doctors told me to sit still and to take life easy. Still means motionless, peaceful, at rest, without any physical activity. तो वो क्या कह रहे हैं, डॉक्टर्स ने मुझे हमेशा ये कहा था कि मैं विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी रहूं और मैं हमेशा रेस्ट करूं. I couldn't do it. I had to work. I had to go back. I had to smell this rich loam again. अब वो जैसे अपनी एज का एक फैक्टर से पहले भी रिलेट किया था. वो क्या कह रहे कि मैं फ्री नहीं बैठ सकता था, मैं मोशनलेस और एडजस्ट नहीं रह सकता. आई एम हैबिचुअल ऑफ फिजिकल ऑफ परफॉर्मिंग हार्ड फिजिकल टास्क. मुझे मुश्किल काम जो है, मुझे वो जो काम जिनमें एफर्ट्स इन्वेस्ट करनी पड़ती है वो करने की आदत है और मैं उनको के बगैर नहीं रह सकता. आई हैड टू गो बैक. कि जो काम मैं पहले करता रहा था और मुझे उनको करना अच्छा लगता था, मुझे वो करने थे, मैंने वो परफॉर्म करने थे. तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारी की सारी एफर्ट्स जो थी वो परफॉर्म की. और ये जो क्लियरिंग थी इसको यहाँ पर वेजिटेशन थी. आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन. लोम का वर्ड हमने कल पे डिस्कस किया था. लोम क्या होती है? सॉइल that is having degenerated organic matters
राइट, जो प्लांट्स की जो डेड रिमेन्स होते हैं, जो गिरे हुए लीव्स होते हैं, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, उसकी फर्टिलिटी को इनहांस करते हैं। ये सब उसकी बात हो रही है कि वो इस जो सॉइल थी उसको करना चाहता था। He wanted to grow vegetables again. This land is not like the land I had to build to grow alfalfa. This is real land. It's the land that God left. अब ये सारी बातें जो है ये लैंड की इंपॉर्टेंस के लिए कही जा रही है कि ये कोई ऑर्डिनरी लैंड नहीं था। अल्फाल्फा की ग्रोथ के लिए ऑर्डिनरी लैंड जो है इट कैन वर्क, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, दिस इज द रियल लैंड, दिस इज द वन दैट गिव्स अस और दैट कैन गिव्स अस बेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जहां पर हम बेस्ट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं, यही वो लैंड है। आई हैड टू कम बैक एंड dig in it. तो इसलिए मुझे यहाँ पर वापस आके कल्टीवेशन करनी थी। I had to smell it, test it through my fingers again. तो अब अगेन स्मेलिंग की, सिफ्टिंग की एक्शन से उसकी इमोशनल अटैचमेंट जो थी इस लैंड से वो डिपेंड हो रही है। एंड आई वांटेड टू टेस्ट yams, tomatoes, potatoes grown in this land. सिफ्ट का मीनिंग होता है टू फिल्टर समथिंग। अगर आप लोगों ने कभी सीप देखी होगी घर में, जो स्टेनर होती है उसको सीप बोलते हैं। तो वो जो फंक्शन परफॉर्म करती है सिफ्टिंग का भी मतलब यही होता है कि जब आप स्ट्रेन कर रहे होते हैं किसी चीज को फ्रॉम योर फिंगर्स, तो जैसे हमने फादर का एक्शन पहले भी ऑब्जर्व किया था ना कि वो ही टुक अ हैंडफुल ऑफ मड एंड देन लेट इट गो डाउनवर्ड, ठीक है, लेट इट फॉल। तो वही बात, वो वही एक्शन दोबारा परफॉर्म कर रहे हैं। हैंड में मड लिए, सॉइल लिए और उसको दोबारा से अपनी फिंगर्स के दरमियान से नीचे गिरने दे रहे हैं। तो इसका मतलब है टू फिल्टर समथिंग, टू सी। और सीप की साउंड्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो सी डबल ई साउंड, प्रोलॉन्ग ई की साउंड आ रही है ना, डबल ई की या प्रोलॉन्ग ई की साउंड आ रही है। इसी के लिए हमने कल एक रूल डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आई हमेशा ई से पहले आता है, एक्सेप्ट वो सिचुएशन जिनमें आई और ई से पहले सी लगा हुआ हो, ठीक है। और इसके लिए हमने कल डिसीव्ड और रिसीव्ड का वर्ड भी डिस्कस किया था, जिनमें आई और ई जो है वो सी को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ई पहले आ जाता है और आई बाद में आता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोई सी नहीं है, एस साउंड है, एस है हमारे पास, तो इसलिए आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा। From this mountain top, I looked far in every direction over the rugged hills my father and mother had cleared and found corn, maize, and cane. Cane means sugar cane. So इस माउंटेन टॉप पे, इस क्लियरिंग पे खड़े होके जेस जो है वो सारी जो स्लोप्स थी, सारी हिल्स थी, उनको ऑब्जर्व करा था जो काफी रॉकी और रफ हो चुकी थी अब तक। रफ मीन्स रॉकी एंड रफ, ठीक है। उनको ऑब्जर्व करा था जो प्लांटेशन ना होने की वजह से रफ थी, रॉकी थी, रफ थी, और जिन पे उसके पेरेंट्स ने कभी किसी जमाने में कल्टीवेशन की थी। और क्या कल्टीवेट किया था, क्या ग्रो किया था? कॉर्न, मेज एंड केन। The one slope they hadn't cleared was the one from which my father had cleared his last. अब एक जो लैंड रह गया था जिसको उन्होंने, या एक जो एरिया या स्लोप रह गई थी जिसको उसके पेरेंट्स ने पहले क्लियर नहीं किया था, वो वही थी जिसको अभी क्लियर किया था उसके फादर ने, राइट। द रीसेंट क्लियरिंग इन द स्काई अबाउट व्हिच वी आर टॉकिंग, हम जिस क्लियरिंग की बात कर रहे हैं स्टोरी में, जिसको उसके फादर ने रिसेंटली एट हिज 70 इयर्स ऑफ एज क्लियरिंग कंप्लीट की है, वहां पर कल्टीवेशन कंप्लीट की है। ये वो सिर्फ एक स्लोप रह गई थी जिसको अब उसके फादर ने क्लियर कर दिया था, वहां पर कल्टीवेशन भी कर दी। हम क्या देखते हैं कि उनके पेरेंट्स की प्रायोरिटी क्या थी कि जो लैंड पहले कभी कल्टीवेट नहीं हुआ, हम उस लैंड को कल्टीवेट करें, हम वहां पर फार्मिंग करें। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो काफी हार्ड वर्किंग किस्म के लोग थे, राइट। उसके जो पेरेंट्स थे हम उनकी बात।
I followed him from his clearing in the sky down a new path toward the deep valley below. अब वो जो माउंटेन टॉप पर आ गए थे तो उन्होंने वापस आने के लिए वो जस्ट जो था वो अपने फादर को फॉलो करने लगा. फॉलो मीन्स accompany, follow the footsteps of somebody. ठीक है, किसी को कंपनी देना उसको भी फॉलो कहते हैं, किसी के साथ चल पड़ना उसको भी फॉलो कहते हैं. तो वो अपने फादर के पीछे चल पड़ा. जब वो नीचे आने लगे और अब फिर अगेन वापस जाते हुए उसके फादर ने एक डिफरेंट पाथ जो था वो ऑप्ट कर लिया. Towards the deep valley below. But why do you have so many paths coming from the flat up the steep second bluff? अब जस्ट क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके यहाँ आने के लिए आपके बहुत सारे रास्ते क्यों हैं, या यहाँ पर आने के लिए आपने बहुत सारे रास्ते क्यों बनाए हैं. क्योंकि उसको हमने ये बात ऑब्जर्व की थी ना कि जब वो ऊपर आ रहा था अपने फादर के साथ उसको और भी डिफरेंट पाथ नजर आ रहे थे, जिसमें उसके फादर ने कौन सा वाला चूज किया था जो स्टीपेस्ट था, जो सबसे ज्यादा स्टीप था, स्ट्रेट जा रहा था और फ्लैट नहीं था. ठीक है, प्लेन और सिंपल नहीं था, आसान नहीं था, जो सबसे मुश्किल रास्ता था उसके फादर ने उसको चूज किया था. तो वो क्या पूछ रहे कि आपने यहाँ आने के लिए ऊपर टॉप पे माउंटेन टॉप पर आने के लिए इतने ज्यादा रास्ते बनाए हुए हैं. I asked since he had promised that he would explain this to me later. तो उसने पहले भी पूछा था जब वो ऊपर आ रहे थे कि हम किसी और रास्ते से क्यों नहीं जा सकते, तो फादर ने कहा था I tell you later. तो इसलिए अब वो उनको रिमाइंड करा रहे. प्रॉमिस का मतलब है टू अश्योर फॉर समथिंग, टू प्लेज फॉर समथिंग, किसी बात का वादा करना कि वो किया जाएगा. Oh yes, he said, early last spring I couldn't climb straight up the steep path. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब लास्ट स्प्रिंग था उसके in the early stages of last spring तब मैं स्ट्रेट अप नहीं चल सकता था. एक स्टीप पाथ जो था उसको मैं कवर अप नहीं कर सकता था. ऐसे ही होता है ना कि जो बहुत ज्यादा स्टीप पाथ्स होते हैं उनके ऊपर चलना मुश्किल होता है. Unless and until you are habitual of it. यही वजह है कि हम लोग एक पहाड़ के ऊपर इतने आसानी से नहीं चल सकते या चढ़ सकते, लेकिन एक माउंटेन क्लाइंबर जो है वो उसके ऊपर बहुत आसानी से चढ़ ले. ठीक है, और उसके लिए तो एक कोई इंपॉर्टेंट बात ही नहीं होगी. तो जो लोग हैबिचुअल नहीं होते वो स्टीप पाथवेज पर चलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और इम्पॉसिबल होता है. तो फादर क्या कह रहे हैं कि लास्ट स्प्रिंग में मैं एक स्टीप पाथ पर चल नहीं सकता था. That was when the doctor didn't give me a week to live. अच्छा, ये उस दिन की बात हो रही है जब, या उन दिनों की बात है जब डॉक्टर ने उसको कहा था कि शायद आपके पास एक हफ्ते जितनी भी 7 days की भी जिंदगी नहीं बची. I made a longer, easier path, so I wouldn't have to do so much climbing. अब उसके फादर ने फिर क्या किया, एक लॉन्ग और इजियर पाथ जो था वो बना लिया. ठीक है, एक ऐसा रास्ता बनाया जो लॉन्ग भी था, जो थोड़ा ज्यादा फ्लैट था और उसके ऊपर चलना बहुत आसान भी था. वो उन्होंने बनाया, उसके ऊपर चलना शुरू किया. फिर जैसे जैसे वो बेहतर फील करते रहे तो वैसे वैसे उन्होंने स्टीप पाथवेज की तरफ स्विच करना शुरू कर दिया और स्टीप रास्ते जो थे उनको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया. और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो इतने हेल्थी हो गए, वो इतने स्ट्रांग हो गए कि वो जो सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट पाथ था वो उस पर भी चलने के काबिल हो गए. And as I continue to get better, I made steeper path. तो वो हर दिन steeper path जो था उसको अडॉप्ट करते रहे. That was one way of knowing I was getting better all the time. तो ये जो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ थी, इससे वो आइडिया कर लेते थे कि मैं दिन ब दिन बेहतर हो रहा हूँ. I followed him down the paths that wound this way and that. अच्छा, wound का मतलब होता है ट्विस्टेड और सर्कुलर और बेंड. ठीक है, जैसे वाइंड का वर्ड है ना, वाइंड का पास्ट टेंस आता है वुंड, और वुंड का मतलब होता है कि जो सर्कुलर हो या ट्विस्टेड हो. तो यहाँ पर ट्विस्टेड की बात हो रही है. क्यों? हम एक और एक्सप्रेशन देख रहे हैं इसके आगे, दिस वे एंड दैट.
दिस वे एंड दैट का मतलब होता है यहाँ इधर और उधर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कभी वो राइट मूव कर रहे हैं, कभी लेफ्ट मूव कर रहे हैं, वो एक सर्कुलर मोशन में मूव नहीं कर रहे। तो ये रास्ता जो है ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, लेकिन आसान है एज कम्पेयर टू द स्टीपर वन जिससे वो ऊपर आए थे। तो एंड दैट 3 times the length of the path we had climbed। तो ऐसे ही होता है ना कि ये बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी कि अगर आपने माउंटेन टॉप पर जाने के लिए एक ऐसा ट्रेल यूज करना है जो थोड़ा सिंपल है और लेस स्टीप है, तो फिर वो उसकी लेंथ ज्यादा होगी। और अगर आप एक स्टीप ट्रेल चूज कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर चढ़ना तो मुश्किल होगा, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली शॉर्ट होगी, राइट। So that is all about the reading. Coming towards main idea. ये 4 वर्ड्स मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, काफी इंपॉर्टेंट है। हमने पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड वहां पर ये वर्ड्स लिखने हैं। करेज, कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन एंड ब्रेवरी। जब मेन आइडिया की बात होगी तब भी इन वर्ड्स को कोट करना, आपने इन वर्ड्स को मेंशन करना है। जब थीम की बात होगी तब भी आपने इन्हीं वर्ड्स को मेंशन करना है। मेन आइडिया में क्या डिफरेंस, मेन आइडिया और थीम में क्या डिफरेंस होता है? मेन आइडिया में हम स्टोरी को ब्रीफली मेंशन कर देते हैं, हम थोड़ा सा उसको एनालाइज करके। थीम में इम्प्लाइड मीनिंग आता है, डीपर मीनिंग आता है। आप स्टोरी को मेंशन करें या ना मेंशन करें डजंट मैटर, क्योंकि आपने अपने पेपर में लेंथ का भी ख्याल रखना होगा। तो बेहतर ये है कि 40 to 50 वर्ड्स ही लेंथ रखें, इससे ऊपर ना जाएं, और जो इररेलेवेंट डिटेल्स है हमको मेंशन ना करें। तो मेन आइडिया क्या था स्टोरी का? मेन आइडिया ये था कि देयर वर 2 कैरेक्टर्स, फादर एंड सन। फादर वाज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, ही वाज एन एपिटोम ऑफ। अच्छा, इस स्टोरी का वैसे मेन आइडिया, थीम और कैरेक्टर स्केचेस तकरीबन सारी चीजें रिलेटेड है। कैरेक्टर स्केच को भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कैरेक्टर है फादर का। तो मेन आइडिया क्या कह रहा है कि जो स्टोरी है वो फादर इंसान की है। फादर जो थे वो काफी हार्ड वर्किंग पर्सन थे। ही वाज forbidden by the doctors to perform any physical, any difficult task, any task that required physical efforts, right? लेकिन फादर ने क्या किया था? फादर ने डॉक्टर्स की एडवाइस को सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि फादर को अपनी नेचर का पता था, और he had always been habitual of performing difficult tasks, performing physically active tasks। तो उनके लिए रेस्ट करना जो था वो मुश्किल था। एंड you can say that लाइफ इज नेम ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी होगी तो लाइफ होगी, अगर एक्टिविटी नहीं है तो लाइफ नहीं है। अगर आप डॉर्मेंट हो जाएं तो आप उसको लाइफ कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे ना। डॉर्मेंट स्टेज में लाइफ नहीं होती। तो लाइफ का मतलब ही एक्टिविटी होता है। जब तक आप कुछ कर रहे हैं, जब तक आप एक्टिव हैं, आप जिंदा हैं। when you would stop working, when you would stop being active, you would be dead। death का ये meaning होता है ना, you can't move, you can't do anything। So life is the name of activity according to Jess father as well, right? वो भी इसी maxim पर work करते हैं
और he had always been habitual of performing difficult tasks, तो इसलिए वो अब भी अपनी जो लेगेसी है उसको मेंटेन कर रहे हैं। वो अपने फेवरेट टास्क जो है उनको परफॉर्म करना हमेशा एंजॉय करते हैं, वो उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, जिसकी वजह से वो चाहे डॉक्टर उनको मना भी करें तब भी वो उससे नहीं रुकेंगे। तो फादर के लिए हम देखते हैं कि ही वॉज एन एपिटोम ऑफ, एपिटोम के स्पेलिंग्स होते हैं EPITOME, एपिटोम ऑफ करेज, कन्विक्शन, ब्रेवरी। फादर जो है वो एक ब्रेव पर्सन है, एक करेज, इज नॉट इवन अफ्रेड ऑफ डेथ। ठीक है, फादर इज नॉट इवन अफ्रेड ऑफ डेथ, दैट इज वन ऑफ द रीजन that he has defeated death a number of times. तो हम ये सब चीजें फादर की पर्सनालिटी में देखते हैं। उसके अलावा स्टोरी में क्या होता है, मेन आइडिया में आपने ये बातें लिखनी है कि he cleared a land he cleared a mountain slope or a slope at mountain at the age of 70 years. ठीक है, he cleared and planted vegetation, he cleared and cultivated a land that was a rugged land that was difficult to be cultivated. हम इन आइडिया और थीम को ऑब्जर्व करते हैं, कैरेक्टर स्केच को ऑब्जर्व करते हैं, तो यू कैन गेट सम आइडिया कि हमारी सारी स्टोरी, मेन आइडिया, थीम, कैरेक्टर स्केचेस रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड these 4 words: courage, conviction, determination and bravery. So one shouldn't be even afraid of death. ठीक है, if you are determined to do something, if you have made up your mind to do something, nothing can refrain you from doing that thing, right? तो ये सारी की सारी जो हमारी स्टोरी थी, ये बेस थी करेज पर, कन्विक्शन पर, डिटर्मिनेशन पर। अगर आपके पास मेन थीम पूछा जाता है स्टोरी का, तो भी आपने ये बताने के करेज, कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन एंड ब्रेवरी जो है, ये हमारी स्टोरी का मेन थीम था। स्टोरी जो है वो रिवॉल्व कर रही थी अराउंड दिस एस्पेक्ट ऑफ वंस लाइफ। ठीक है, और दूसरी बात ये कि लाइफ इज नेम ऑफ एक्टिविटी, और मैन ने इस मैक्सिम को हमेशा फॉलो किया और अपनी लाइफ में एक्टिव रह के उसने डेथ को, ही हैज डिफीटेड डेथ अ नंबर ऑफ टाइम्स। एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। Number 1 is the old man wanted to show his son. Old man क्या दिखाना चाह रहे थे अपने son को? Well, a patch of clearing. C is the correct option. A patch of clearing. Coming towards the second one, the day was hot. So the correct option is A. How many years ago did the doctor advise the old man to take rest? कितने साल पहले old man को डॉक्टर ने एडवाइस किया था रेस्ट के लिए? इससे पहले या फिर लास्ट फ्यू मंथ फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल जिसमें उसने डॉक्टर को कंसल्ट किया था, उससे पहले 40 इयर्स पहले भी एक डॉक्टर ने ओल्ड मैन को सजेस्ट किया था कि he should take rest. So correct option is D. Coming towards fourth, how many children had the old man? 5 is the correct option. Correct answer. C is the correct option. Coming towards 5, what did the old man cut with his pocket knife? Pocket knife से क्या कट किया था? A wisp of alfalfa. Fifth के लिए correct option है C. Sixth पर आ जाते हैं. In how many years did the old man improve the land? कितने साल लगे थे old man को उस land को improve करने में, cultivation के काबिल बनाने में? Correct option is B. It took him 30 years, right? He had invested the efforts of 30 years of his life to get this land be able to be cultivated. 7th पे आ जाए. Why did the old man hunt for the squirrels? Squirrels को क्यों hunt करते थे? Food के लिए, meal के लिए, right? So correct option है to cook for meal. 8 पर आ जाते हैं. What type of special tree was found by the old man
तो वो जो ट्री था जो ओल्ड मैन को मिला था वो था कॉफी ट्री। ये बात नरेट की थी हमें जैसे, और करेक्ट ऑप्शन है डी। 9 पर आज द क्लियरिंग ऑन द टॉप वाज नॉट मोर देन not more than 3/4 of an acre. Correct option is D. That was fenced by the old man. Correct option is C. So that is all for today's lecture. आपकी असाइनमेंट के लिए आपने क्या करना है? आपने इस स्टोरी का मेन आइडिया लिखना है, उसकी लेंथ का बहुत ख्याल करना है। 40 to 50 वर्ड्स की उसकी लेंथ होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की लेंथ 40 to 50 की रेंज से ऊपर गई या नीचे गई, मैं उसको रीराइटिंग के लिए असाइन करूंगी। इसलिए बेहतर है कि आप लोग अच्छी सी असाइनमेंट अभी बनाएं और उसको अपनी असाइनमेंट के तौर पर ग्रुप में शेयर करें। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। इन केस कोई क्वेश्चंस होते हैं या कोई क्वेरीज होती हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा।